एक क्वेश्चन जो हमने किया था ट्राइबल वाला वो आया हुआ है। हाँ वो नहीं आते उसमें पर्टिकुलर किसी भी नहीं पूछते, वो प्रीलिम्स में आते हैं कि ट्राइबल्स के साथ क्या क्या किया ब्रिटिशर्स ने और ट्राइबल का क्या रिस्पॉन्स रहा। वही मतलब उनकी जमीन वगैरह लेके थी। हाँ सारे पॉइंट्स वही लिखने हैं। वो कैसे रिएक्ट करते थे, वॉलेंटरी रिएक्ट करते थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, ठीक है, जो लैंड जिनके पास जिन्होंने उनसे डेट ओनर्स होते थे उनके, ठीक है, तो उन पे अटैक किया करते थे। अभी देखेंगे, अभी इसलिए मैं प्रोजेक्टर ऑन कर रहा हूँ, सारे डिटेल डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। हाँ ये मतलब वो नहीं पूछ रही कि आपने क्या पढ़ा, ये पूछ रहे हैं कि उसको रिलेट करके बताओ कि आप मतलब उसको आज के जो चल रहा है समय उसके साथ रिलेट करो वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो थ्योरी में मतलब सिर्फ हमें बेसिक बेसिक नॉलेज चाहिए कि हाँ भाई इसका ये होगा, बाकी तो फिर हमें करंट अफेयर पढ़ने देंगे। ऐसा नहीं है, आप ना बहुत ज़्यादा कंसाइज करने का ट्राई कर रहे हो चीज़ों को कि ये पढ़ूंगा, ये छोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इसको छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार पूछा, क्या पता जब आप दोगे तो वो बेसिक का पूछ लें। अभी GS1 दिया है ना आपने, GS2 दोगे फिर पता चलेगा। GS2 आएगा, अभी ये 4.5 हुए हैं, 6.5 के आसपास आ जाएगा GS2 भी सामने। उसमें बेसिक के भी पूछते हैं, पॉलिटी में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं बेसिक के। हुआ ऑन हुआ? अच्छा वहाँ से भी करना पड़ेगा। हो गया? हो गया? आ रहा कुछ स्क्रीन पे? थोड़ा लाइट वाइट का करना पड़ेगा, एक आधी लाइट वहाँ से बंद कर दो। नहीं दिख रहा क्लियर? ये क्या हो गया? साफ है? देखते हैं। अभी भी नहीं दिख रहा? प्रॉब्लम क्या, ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं प्रॉब्लम है?
वाइट बोर्ड जो भी है ये, इसमें तो नहीं होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, अच्छा तभी। ठीक है, कर लो सेट अपनी अपने तरीके से, थोड़ा उसी साइड करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा भी थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन? नहीं, ये पुराना वाला है, ये पुराना है, ये वाला नहीं है। PDF मिलनी चाहिए ना यार, ऐसे मज़ा नहीं आता। चल कोई ना, मिल जाएगी, PDF में मिल जाएगी। यहीं पे देख लें, दिख रहा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन? एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। आपने पढ़ी एंशियंट है ना? तो इसमें ये बताना है कि जो हाँ। पहले तो एंशियंट मतलब आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताना है, क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हुए थे, कि जैसे मतलब मोहनजोदाड़ो में लास्ट क्या मेरे को नहीं पता, थोड़ा सा हिंट दो ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, अब जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ बताता हूँ, हाँ जैसे हाँ अगर हाँ। मतलब डेवलपमेंट कैसे हुई थी, जैसे हमने देखा कि इंडस सिविलाइजेशन हुई थी, उसमें जैसे मोहनजोदाड़ो और बर्न पिक्स यूज हुई थी, टाउन प्लानिंग कैसे हुई थी वगैरह वगैरह। तो ज्योग्राफी का क्या रोल है उसमें, ज्योग्राफी का तो वो मतलब बताओ ना। वो जो वीट पाते वगैरह। हाँ, इतने से इतना ही होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं निकलते मेंस के क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल है एंशियंट इंडिया की डेवलपमेंट में। मान लो आपके पॉइंट से ही शुरू करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस टाइम की ज्योग्राफी क्या थी और कैसे वो डेवलप हुए। अगर वो वीट बार्ले कुछ भी ग्रो करते थे, है ना, तो उनका एरिया फर्टाइल था। ठीक है, और ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है कि फर्टिलिटी की वजह से उन्होंने डेवलप किया। दूसरा, काफ़ी टाउन्स थे जो उनके सीज के पास थे। फॉर एग्जांपल लोथल, जहाँ पे डॉकयार्ड है, जहाँ से वो फॉरेन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ दो इंडस वैली, इतना ही लिखना है, इंडस वैली पे क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन है एंशियंट इंडिया पे। ठीक है, मौर्यन सिविलाइजेशन पे आ जाओ। असली क्वेश्चन ये इन्होंने इसलिए पूछा हुआ मौर्यन, क्योंकि मौर्यन के टाइम पे ये काफ़ी डिबेट चली थी कि ज्योग्राफी का क्या रोल है। ठीक है, बिहार वाला एरिया, यूपी ईस्टर्न, उड़ीसा वाला, एमपी वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या काफ़ी माइंस हैं, माइनिंग वाला एरिया है, आयरन कोल। ठीक है, तो RS शर्मा जिनकी NCERT आप पढ़ते हो एंशियंट में, उनका ये मानना था कि आयरन की वजह से ही सारा चेंज हुआ और मौर्यन एम्पायर इतना ज़्यादा खुद को वास्ट बना पाया, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज थे, इनके ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कैसे स्ट्रॉन्ग थे? एक तो इनकी कैपिटल्स कवर हुई थी या तो रिवर से या तो माउंटेन्स से। एक कैपिटल इनकी कौन कौन सी कैपिटल थी? कभी पाटलिपुत्रा थी, कभी राजगीर थी, कभी वैशाली थी। और अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आपको पता चल जाएंगे क्या क्या फैक्टर्स है उसमें। एक तो पूरी माउंटेन से कवर थी, एक को आने के लिए बस रिवर चाहिए थे। तो फिर अगर आपके पास रिवर है तो आप
ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वहाँ का सामान दूसरी जगह बेच सकते हो। और अगर रिवर है तो कहीं ना कहीं आपका एरिया बचा भी हुआ है, बाकी एरिया से आपका एरिया बचा भी हुआ है। अगर मान लो रिवर नहीं है बीच में तो अग्रेसर्स क्या करेंगे, कोई भी आएगा और आके आप पे इन्वेड करके जाएगा। लेकिन उस टाइम पे पुल वगैरह तो थे नहीं, ना ही इतना स्ट्रांग कोई नेवी सिस्टम था। और रिवर में वैसे भी कितना ही स्ट्रांग हो सकता है ये सब सिस्टम। समुद्रों में तो ठीक है जहाज़ वगैरह होते हैं, रिवर्स में आपको बोट से आना पड़ेगा, और बोट से बड़ी आर्मी तो नहीं आ सकती है ना। तो इस वजह से वो एक तो बचे भी, और उनके पास रिसोर्सेज भी थे, तो उन्होंने खुद को डेवलप किया। थोड़ा आगे चले जाते हैं, साउथ में जाते हैं। संगमीरा पड़ा होगा। संगमीरा में क्या होता है, उनके पास काफ़ी पोर्ट होते हैं, रोमन एम्पायर के साथ उनका ट्रेड होता है, ईस्ट के साथ उनका ट्रेड होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अलग अलग एरिया से वहाँ पे आते हैं और सेटल्ड होते हैं। और फिर वहाँ का कल्चर भी वैसा बन जाता है, और लोग प्रॉस्परस भी हो जाते हैं। एम्पायर डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अभी सारे एम्पायर में नॉर्थ इंडिया में क्यों बने, यूपी, बिहार, हरियाणा, इस बेल्ट में आपने जितने भी एम्पायर देखे होंगे सभी इस एरिया में उनकी सेंटर्स रहे हैं। चाहे वो गुप्ता एम्पायर हो, चाहे वो कनिष्क वाला एम्पायर हो, आइदर इट्स सतवाहनास का भी दो थोड़ा नीचे था, सतवाहनास को इंक्लूड नहीं करेंगे, मौर्यास को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा एरिया फर्टाइल प्लेन है, इतनी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, तो आपके पास कितना ज़्यादा पैसा होगा, है ना। आपके पास रिसोर्सेज हैं, साथ में माइनिंग एरियाज़ हैं। थोड़ा सा वेस्ट में चले जाएं, और सभी वेस्ट की तरफ क्यों, या वेस्ट या ईस्ट की तरफ क्यों मूव करना चाह रहे थे, क्योंकि पोर्ट्स हैं। एरिया तो है आपके पास, लेकिन पोर्ट्स भी तो चाहिए, सामान एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना है तो, ठीक है। तो ये सब जोग्राफिकल फैक्टर्स थे टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, अभी आपकी इन्फॉर्मेशन नेटिव स्टेज पे है, थोड़ा पढ़ लोगे उसके बाद आपको और आइडियाज़ आएंगे। हाँ, पूरी एंशिएंट डे की टॉपिक में पूछ लिया। आपकी जनरल नॉलेज उन्होंने पूरी चेक कर लिया कि आप कैसे दो चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, अब डाल सकते हो, मतलब आप वो देख रहे हैं आप कितना वास्ट कर सकते हो अपने एरिया को। आप कई बार क्या करोगे, जैसे आपने आपको मौर्यास के बारे में या आपको हड़प्पा के बारे में पता है, तो आप अपनी नॉलेज को वहीं पे लिमिटेड रखोगे, उसी के पॉइंट लिखते जाओगे और आंसर खत्म कर दोगे। अगर आपको नहीं पता उन्होंने पूछा क्या है, आपके माइंड में एक ही पॉइंट घूम रहा है, आप जल्दी जल्दी 5 मिनट में आंसर खत्म करोगे, वाह मेरा तो हो गया। और उसके बाद फिर आंसर मार्क्स कितने मिलेंगे, 1 या 2, क्योंकि आपने वो किया ही नहीं जो वो चाह रहे थे। वो चाह रहे हैं पूरा एंशिएंट इंडिया कवर करना, एक एक पॉइंट हर एरिया का, इरा का डालो, खाली नॉर्थ का नहीं डालना है, साउथ का भी डाल दो, वेस्ट का डाल दो, ईस्ट का डाल दो, जो जो आपको नॉलेज है जितना आप डाइवर्स कर सकते हो करो, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मतलब सारा कर सकते हो इसमें। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ये ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो गया। हाँ, तो ये ट्रेंड पहले चलता था 2016-17 में ही, उसके बाद ये ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है। ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आने बंद हो गए कि महात्मा गांधी और टैगोर में क्या डिफरेंस था, या महात्मा गांधी और अंबेडकर में क्या डिफरेंस था, नेहरू और बोस में क्या डिफरेंस था, पहले आया करते थे। लेकिन अब से फिर स्टार्ट हो गया। इसका मतलब आने वाले 4-5 साल तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो इसके लिए आपके लिए कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। आप कंपैरिजन का ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ, अभी इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, नेशनलिज्म का सबको पता होगा लेकिन एजुकेशन का नहीं पता होगा, क्योंकि एजुकेशन में फोकस नहीं करते, ना ही टीचर्स और ना ही स्टूडेंट्स, और ना ही कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि इस बार नेशनलिज्म और एजुकेशन पे कंपैरिजन पूछ लिया, अगली बार भी वही पूछेंगे। आपको खुद देखना है आप कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हो। महात्मा गांधी और अंबेडकर का क्या डिफरेंस था अलग अलग पॉइंट्स पे, कास्ट सिस्टम पे क्या था, अनटचेबिलिटी पे क्या था, एजुकेशन में क्या था, नेशनलिज्म में क्या था, सोसाइटी पे क्या था, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन खोलोगे बुक और सारा पढ़ लोगे, ये आपकी नॉलेज दिन ब दिन एक्वायर होती जाएगी। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते रहते हैं, ठीक है। मान लो अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे आएगा नवंबर में,
तो अम्बेडकर पे आर्टिकल लाएंगे तो आपको वहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनके बारे में वो आपको माइंड में रखनी है कहीं ना कहीं। और फिर इसका ही नोट मिलेगा कहाँ से? ये सोर्स है ना, जैसे महात्मा गांधी। सोर्स कुछ नहीं है ना, सो नहीं, वो तो हाँ पर्सनली दिया ना, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ की आइडियोलॉजी पर्सनली दी हुई है। हाँ, वो फिर मतलब वही आते नहीं इसमें या फिर क्या मैं समझा नहीं। मतलब जैसे महात्मा गांधी का एजुकेशन सिस्टम दिया होगा, हाँ वो हाँ अलग से दिया होगा कि हाँ हाँ, बेटा ये था। रविंद्रनाथ टैगोर भी अलग से दिया होगा। नहीं दिया होगा ना, नहीं दिया रविंद्रनाथ टैगोर का। नहीं दिया। हाँ, थोड़ा बहुत मे भी कहीं दिया हो, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ उस पर क्वेश्चन आएगा, और मैक्सिमम लोग स्किप कर जाते हैं। ये क्वेश्चन बुकिश क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। इस पर आपको एक क्या करना, आपको खुद प्रोएक्टिव बन के आपको गूगल करना, जब आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वेले बैठे हो करते रहो गूगल रात को। या तो फिर आइडियल मतलब इनकी बुक ही पढ़ते रहो महात्मा गांधी के। हाँ वो पढ़ मतलब उसके लिए आपको डेवलप करनी पड़ेगी हॉबी, इतना पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा कि रात को आप गांधी पढ़ो, हैं कोई सोशल मीडिया ऐप्स छोड़ के। सिटिंग के लिए भी हैबिट डेवलप। हाँ मतलब वो टाइम लगेगा ना उस चीज़ में। और रीडिंग आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि आपको पता है एग्जाम में सिलेबस में है। रविंद्रनाथ टैगोर की कोई आप बुक पढ़ लोगे, जब आपको पता है कि इसमें से कुछ खास आने नहीं वाला है, तो आपका इंटरेस्ट बनने नहीं वाला। पहली बात तो वो तभी बनेगा जब आपको रीडिंग करना पसंद है, ठीक है। तो उसके लिए हैबिट बनानी पड़ेगी रीडिंग की, हॉबी, रीडिंग एज ए हॉबी डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही टफ जॉब है, ठीक है। तो और इस बार ऐसे अगर आप बुक पढ़ने लग गए हर बंदे पे, तो किस किस पे पढ़ोगे? ऐसा कोई मेंशन थोड़ी है कि महात्मा गांधी और टैगोर पे ही आने वाला है। नेहरू पे आ सकता है, बोस पे आ सकता है, क्या पता कल को गांधी और मार्क्स पे आ जाए, तो क्या पता, क्यों आया हुआ है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है गांधी और मार्क्स की आइडियोलॉजी पे। तो ऐसे हर किसी के लिए तो बुक नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली सिर्फ बायोग्राफी। बायोग्राफी भी 500-500 पेज की होती है मिनिमम। मैं ये नहीं कह रहा बुक मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ कि फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इतना आपको आउटपुट नहीं देगी जितना आप इनपुट डालोगे। इससे अच्छा गूगल पे रिलाई करो, न्यूज़पेपर पे रिलाई करो, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो न्यूज़पेपर आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम देख के तो बनते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन नॉलेज तो होती है उसमें। मान लो अभी रविंद्रनाथ टैगोर का कोई बर्थडे आएगा या किसी और का जो भी आता है, तो उन पे सारे आर्टिकल छपते हैं, तो जो आपको लगता है नॉलेज रेलेवेंट है उसको उठाओ और नोटबुक में डाल दो, ठीक है। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज थी इनकी, नेशनलिज्म और एजुकेशन में डिफरेंसेस थे, क्या लगता है आपको? एजुकेशन में गांधी के क्या व्यू थे? देना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहते थे। गांधी बिल्कुल क्रिटिक थे वेस्टर्न एजुकेशन के। रविंद्रनाथ चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के अच्छे अच्छे पॉइंट उठा के हम डाल लें, जैसे विवेकानंद की आइडियोलॉजी थी कि वेस्ट और ईस्ट की नॉलेज अगर मिल जाए तो हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी कहीं ना कहीं इसी आइडियोलॉजिकल ग्रुप के थे। वो कहते थे कि वेस्ट की नॉलेज सारी फ्यूटाइल नहीं है, सारी ख़राब नहीं है, अगर हम उनकी जो अच्छी अच्छी नॉलेज है वो अपने एजुकेशन सिस्टम में एसिमुलेट कर लें तो हम खुद को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। गांधी कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन क्या कर रही है, लोगों का कल्चर करप्ट कर रही है, कहीं ना कहीं हमें स्लेव बना रही है वेस्टर्न सिस्टम का। लोगों को लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं इन्फीरियर हैं। और ये कहीं ना कहीं ऐसी थिंकिंग आज भी है कि कोई हिंदी बोलेगा तो वो लगेगा कि हाँ इसको तो कुछ आता ही नहीं है। लोगों की मेंटालिटी, उनकी लैंग्वेज से लोग जज करने लगे हैं कि हाँ अगर कोई दो लोग इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, चाहे वो फिर ब्लेटेंटली ख़राब होगी, कुछ भी होगा, गालियाँ दे रहे होंगे एक दूसरे को, लेकिन हाँ इंग्लिश में दे रहे हैं तो ठीक है, वो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन दो हिंदी बोलने वाले लोग चाहे बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हों, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात भी कर रहे हों, लेकिन हमें फिर भी लगना है कि नहीं यार ये तो कुछ बहुत ही ख़राब हो रहा है, इनको तो कुछ आता जाता नहीं है। आपने भी कभी फेस किया होगा ऐसा, आपके स्कूल में अगर कोई इंग्लिश बोलता है लड़का या लड़की अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं खुद को सुपीरियर प्रोजेक्ट करने का ट्राई करते हैं और कहीं ना कहीं आप में भी इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है। हाँ
प्रोफेसर भी प्रमोट करते हाँ प्रोफेसर भी प्रमोट करते हैं और हैं तो हमको बोलते थे कि आप भी बोलो हाँ हमारे स्कूल में तो हमको बोलते थे कि आप भी बोलो फाइन करते थे जा जा सकते हैं अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मतलब ठीक है बोलना गलत नहीं है लेकिन बोलने की वजह से वो डिवाइड क्रिएट करना गलत है ना। जो नहीं बोलते हैं जो नहीं बोल सकते इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है। हाँ हमारे लिए ज़रूरी है, हमें मानना पड़ेगा। हम जिस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इंग्लिश का दबदबा है, ठीक है। अगर आपको केएस का मेंस लिखना है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, आप नहीं लिख सकते हिंदी में, ठीक है। मेंस क्यों, इवन प्रीलिम्स अभी यूपीएससी ने क्या किया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है इंग्लिश में भी दिया हुआ है ना। तो लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और नहीं समझ आए तो हिंदी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसलेशन, एटलीस्ट कोई वर्ड इंग्लिश का आपको समझ नहीं आए तो आप इसकी हिंदी पढ़ के आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं और फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इंग्लिश में पूछेंगे, आपको इंग्लिश में जवाब देना है, कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होगी। दो मुझे लगता है कि इनकी हिंदी जो है वो शायद कोई प्रोफेसर भी नहीं समझ पाए हिंदी का। अगर आपको इंग्लिश में वर्ड समझ नहीं आ रहा कोई, अगर आप ट्राई करोगे उसको हिंदी में समझने की तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है वो। इनका हिंदी का वर्ड अगर कभी आप गलती से पढ़ लोगे आपको पता चलेगा, आज घर जाके देखना कैसे वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में। तो लेकिन फिर भी जिनकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है उनके पास तो ऑप्शन है, ठीक है। कहाँ पे थे हम, एजुकेशन पे। गांधी चाहते थे मॉरल एजुकेशन देना, कि एजुकेशन यही नहीं है कि आप जॉब ले लो, आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ लो, आप में मोरालिटी कहीं ना कहीं आनी चाहिए, इनडायरेक्टली एथिक्स, ठीक है। अगर कोई एजुकेशन सिस्टम आप में कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप ही नहीं कर पा रहा तो मतलब क्या उस एजुकेशन सिस्टम का, क्या बस जॉब लेने के लिए बैठे हुए हैं। जॉब लेके क्या कर लेंगे जब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे। मान लो आप बहुत पढ़े लिखे हैं और फिर आपको बात करने की भी तमीज़ नहीं है, तो क्या क्या फ़ायदा उस एजुकेशन का जो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट ना करे, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट ना करे, अपने कोलीग्स के साथ अच्छे से बिहेव ना करे, ठीक है। जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से ट्रीट करे, है ना। तो उस एजुकेशन सिस्टम का गांधी जी के अकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम आप में वो चीज़ होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए। और इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर का भी सेम थिंकिंग था, ठीक है। और गांधी चाहते थे फॉर्मल एजुकेशन भी, फॉर्मल एजुकेशन थ्रू वर्नैक्युलर। क्या फॉर्मल एजुकेशन थ्रू वर्नैक्युलर का क्या मतलब है? हाँ मतलब जैसे स्कूल जाना है आपने, लेकिन कम से कम हाई स्कूल तक आपको बस लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ना चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। लेकिन स्टार्टिंग में हमें पढ़ाई नहीं है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ है, बट बीच में ये चीज़ नहीं थी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट करना थी तब भी, लेकिन बस हुआ नहीं। हुआ है। हाँ और इसके मेन इश्यूज भी यही है ना, जैसे हमने अगर स्टार्ट से ही प्रमोट किया होता तो हमारे पास टीचर्स भी होते। अभी धीरे धीरे स्कूल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, प्राइवेटाइजेशन जब से आने लगी एजुकेशन में, अब ना ही वो छोटे प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं कोई स्पेशलाइज टीचर, ठीक है, ना ही उनके पास इतने बच्चे हैं, बच्चे भी हैं तो फिर उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो स्पेशलाइज टीचर हायर कर पाएँ। और गांव-गांव में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, अब किसी भी गांव में जाओगे तो एक दो प्राइवेट स्कूल वहाँ पे भी होगा, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा बंदा हो जो वो सब्जेक्ट पढ़ा पाए वर्नैक्युलर, ठीक है। तो धीरे धीरे वो इम्पॉसिबल होता गया जैसे जैसे स्कूल। अभी तो जब से ये रहबरे खेल, रहबरे तालीम, ये टाइप के इंस्टीट्यूशन आए, रहबरे तालीम RETs या सर्व शिक्षा अभियान, तो एक स्कूल में तो एक ही टीचर है उनमें, या बहुत मुश्किल से दो होंगे, तो स्पेशलाइज टीचर का कहाँ से वो एक्वायर करेंगे। यहाँ पे तो जनरल लाइन टीचर्स को नहीं रख पा रहे वो लोग, तो स्पेशलाइज टीचर कितना मुश्किल होगा उनके लिए, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया और फिर वर्नैक्युलर्स कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो गांधी चाहते थे फॉर्मल एजुकेशन थ्रू वर्नैक्युलर, लेकिन टैगोर चाहते थे कि बच्चे की स्टार्टिंग की एजुकेशन उसके घर पे ही होनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुद हुई थी, उनकी बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत रईस परिवार के लोग थे वो, ठीक है, बंगाल की ज़मींदार, काफ़ी हाई फाई फैमिली, तो उनको स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं कभी,
उनके घर पे टीचर आते थे उनको पढ़ाने, तो वो ही चाहते थे कि स्टार्टिंग की एजुकेशन बच्चे की उसके घर पे हो। ठीक है, तो ये कुछ एजुकेशन में इनके पॉइंट थे जिनमें दोनों डिफ़र करते थे। और मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि वेस्टर्न एजुकेशन के क्रिटिक थे, लेकिन टैगोर नहीं थे। टैगोर चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के कुछ पॉइंट हम एसिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और गांधी कहीं ना कहीं, एक और पॉइंट है इसमें गांधी का, गांधी चाहते थे लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी क्या मतलब है इसका? प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं आप उसको इम्प्लीमेंट भी करो। लेकिन टैगोर चाहते थे कि बच्चे में कम से कम क्यूरोसिटी जगाई जाए उस चीज़ के लिए, और ताकि वो उसमें आगे परस्यू कर पाए। जब आप में क्यूरोसिटी ही नहीं है, जैसे आप कह रहे हो कि मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा वो पढ़ना, है ना? तो मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए आप एक दो चीज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप कोई मूवी वगैरह देख सकते हो उस पर थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए। पद्मावत छोड़ो, वो तो ऐसे ही है। कुछ शायद राज्यसभा टीवी ने कुछ इस टाइप की सीरीज़ बनाई थी, तो वो वो मूवीज़ नहीं देखनी है। वो सब वो क्या चल रहा है, वो एजेंडा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, जो भी छोड़ो तुम। तो राज्यसभा टीवीज़ ने कुछ एक सीरीज़ बनाई थी इंडिपेंडेंस पे, वो ट्राई कर सकते हो। कुछ उसमें पूरी बताइए एंशिएंट से लेके आगे तक सारा। हाँ, तो कुछ एपिसोड हैं उसमें। अब ये नहीं कि सारे देखने बैठ जाना बस, तब तक जब तक इंटरेस्ट ना क्रिएट हो। ठीक है, एक आधा एपिसोड अगर देख के आपका इंटरेस्ट बनता है, या फिर यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते हैं, वीडियो आती हैं। लेक्चर्स नहीं कहूँगा मैं, खाली मतलब कुछ विजुअल्स के साथ अगर आप थोड़ा देखोगे तो शायद उसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बने। ठीक है, वो आप ट्राई कर सकते हो। आपके पास स्पेक्ट्रम है? नहीं सर, मैं अभी एनसीईआरटी एनसीईआरटी में तो इंटरेस्ट आना चाहिए, वो तो काफ़ी अच्छे से बनी हुई है। तो आपने नहीं स्टार्ट किया अभी? अच्छा, करो फिर जल्दी जल्दी। कब करोगे? हाँ, नहीं टाइम का तो इशू रहता है, कोचिंग के टाइम पे बहुत इशू रहता है टाइम का। आ कहाँ से नहीं रही हैं? ऑफलाइन भी ला सकते थे, एनसीईआरटीज़ में कोई डिस्काउंट नहीं होता। हम्म, अच्छा, कौन सा रिटर्न होता है? तो दुकान पे जाके मिल जाएंगी, यहाँ किसी बुक शॉप पे जाओ। ठीक है, अच्छी बात है। तो कहाँ पे थे हम? लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। तो ये चाहते थे कि हम एक्टिविटी से लर्न करें, लेकिन वो चाहते थे कि हमें बच्चों में क्यूरोसिटी जगानी चाहिए, ताकि वो, उनको फीड नहीं करना है सब कुछ, उनको बेसिक्स बताइए और क्यूरोसिटी से वो खुद ऐसी चीज़ें करेंगे जो उनको करनी चाहिए। ये गांधी काफ़ी क्रिटिक थे किस चीज़ के? साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के। ठीक है, इनको लगता था कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं ख़राब है, और इससे हमारी जॉब्स जा रही हैं, हमारी इकोलॉजी को हार्म हो रहा है। अब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूशन तो करती ही हैं, एयर पॉल्यूशन भी, और जो उसका ख़राब पानी वहाँ से निकलता है वो वाटर पॉल्यूशन भी करता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। तो इसके लिए वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे, लेकिन टैगोर इस चीज़ के फेवर में थे कि हमें साइंटिफिक डेवलपमेंट्स करनी चाहिए ताकि हम कुछ हायर अचीवमेंट्स कर सकें। ठीक है, तो ये था इनका एजुकेशन का। नेशनलिज्म पे क्या कंसेप्ट थे दोनों के? नेशनलिज्म पे क्या व्यूज़ थे दोनों के? सबसे पहले गांधी का क्या व्यू था? हाँ, गांधी नेशनलिस्ट थे, लेकिन उनका नेशनलिज्म आज के नेशनलिज्म से थोड़ा अलग था। हाँ, कि एक तो मास मूवमेंट होनी चाहिए, मास मूवमेंट के फेवर में थे, लेकिन टैगोर इसके फेवर में नहीं थे। और टैगोर को कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के कंसेप्ट से ही थोड़ा दूर रहते थे वो। उनको लगता था नेशनलिज्म की वजह से ही कॉलोनियलिज्म आया है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है।
मान लो आपको किसी चीज़ में प्राइड फील होता है, नेशनलिज्म क्या है, अपने देश के लिए प्राइड फील करना, है ना। तो जब आपको अपने देश के लिए प्राइड फील हो रहा है तो फॉर एग्जांपल मान लो कल को अगर वॉर होती है पीओके लेने के लिए, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? अगर ऐसे देखना चाहिए, हाँ ऐसे देखना चाहिए, हाँ, ऐसे देखना चाहे तो लेना ही लेना। क्यों लेना, लेकिन क्या कर लोगे लेके? यही तो है ना नेशनलिज्म। वो नेशनलिज्म आ गया, अगर हाँ ऐसे देखना चाहिए तो भाई वॉर करनी ही नहीं है। नहीं, वही ना, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, नेशनलिज्म कहीं ना कहीं कलोनियलिज्म को प्रमोट करता है। वो तो आपको पता है कि अपना है, अलग बात है, अपना है तो लेना है, लेकिन कल को किसी और के लिए भी फीलिंग आ सकती है, लेना ही लेना है। तो फिर ब्रिटिशर्स में भी तो यही था कि हाँ हमें नेशनल, क्या होता था अगर उस टाइम पे दोनों में, ब्रिटेन और फ्रांस में दोनों में चैलेंज टाइप का था कि किसके पास ज़्यादा टेरिटरीज होती हैं, तो दोनों पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करने में लगे हुए थे। हाँ, वॉर ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन तो कुछ और ही होता है। सक्सेशन होता है कि मान लो अगर मैं राजा हूँ तो फिर वो गद्दी किसको मिलेगी, वो होता है सक्सेशन। मैंने कुछ था, ये वॉर का ही था, मतलब जिसकी वजह से वो इंडिया में फिर आते थे फ्रेंच और ब्रिटिश, तो कानून की वॉर इसी की वजह से हुई। तुम कहीं अलग ही घूमते रहते हो। हाँ, तो टैगोर को कहीं ना कहीं लगता था कि नेशनलिज्म की वजह से ही कलोनियलिज्म प्रमोट हो रहा है, कि ये नेशनलिस्टिक फीलिंग कहीं ना कहीं कलोनियलिज्म को प्रमोट कर रही है, कि हमारा नेशन का प्राइड तभी आएगा जब हमारे पास ज़्यादा टेरिटरीज होंगी या फिर हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। अब ज़्यादा के चक्कर में हम क्या करते हैं, दूसरों के एरिया को ऑक्युपाई करने में लग जाते हैं। तो टैगोर कहीं ना कहीं इसके फेवर में थे, और मास मूवमेंट के भी वो कहीं ना कहीं फेवर में नहीं थे। टैगोर को लगता था कि मास मूवमेंट से क्या होगा, मास को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गांधी जो क्लेम कर रहे हैं तो वो सही नहीं है कि मास को पीसफुली कंट्रोल किया जा सकता है। कहीं ना कहीं सही भी थे। गांधी को 2-3 बार मूवमेंट को इसीलिए बंद करना पड़ा कि मास कहीं ना कहीं पीसफुली कंट्रोल नहीं हुआ। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, क्यों एंड करनी पड़ी थी? चौरी चौरा इंसिडेंट्स, ठीक है। चौरी चौरा में क्या होता है, एक विलेज है गोरखपुर में इन यूपी, वहाँ पे कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है बाई द प्रोटेस्टर्स। तो गांधी इससे दुखी होके पूरी मूवमेंट विड्रॉ कर देते हैं कि मेरा मेन एम ही नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंट रहोगे तो ही मूवमेंट आगे चलेगी, लेकिन आपने वायलेंस किया तो फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट रोकनी पड़ेगी। इसलिए टैगोर चाहते थे कि मास मूवमेंट से हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कहीं ना कहीं टैगोर को लगता था कि नेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी दोनों अलग हैं। नेशनलिज्म अगर हम आगे रखेंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को पीछे जाना पड़ेगा। आपके क्या व्यूज़ हैं, कैसे? मतलब जैसे अगर हम अपनी नेशनलिज्म को आगे रखते हैं, हाँ है ना, तो ह्यूमैनिटी फिर हम कहाँ से कि अगर और करेंगे ना, और करेंगे तो humanity अगले बंदे को हम मार ही देंगे नेशनलिज्म। हाँ, मतलब ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है कि अपने इंटरेस्ट को सर्व करना, अपने देश के इंटरेस्ट को सर्व करना। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट बैन वो कर दिया है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया था रिसेंटली, है ना, सुनी होगी न्यूज़। हाँ, जो भी बासमती नॉन बासमती, ठीक है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट बैन कर दिया इंडिया ने राइस का। इंडिया ने अपने इंटरेस्ट देखे कि यहाँ पे इस बार हमारी प्रोडक्शन कम हुई है तो हमें अपनी पॉपुलेशन को बचाना है, हमें हमारे यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए हमें राइस का एक्सपोर्ट बंद करना पड़ेगा। लेकिन वो राइस किस किस एरिया में जाके कहाँ कहाँ पे क्या क्या सर्व करता था, वो इंडिया के इंटरेस्ट में, इंडिया के मतलब की चीज़ नहीं है फ़िलहाल, बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि हमारे लोग पहली प्रायोरिटी है हमारी। बाकी चाहे जो आधी प्लेट खाते थे उनके तक भी अनाज पहुँचे ना पहुँचे वो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे 50 रुपये जो किलो चावल हैं वो 60 रुपये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हुआ ह्यूमैनिटी को हार्म। ये एक माइल्ड सी एग्जाम्पल है, बाकी वो वॉर वाली तो आपके सामने ऑलरेडी है ही। अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए हम दूसरों को मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन, कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं अभी तक यूक्रेन में, लेकिन रशिया अपने नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट सर्व करने के लिए कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को बैक सीट पे रख रहा है, ठीक है। ज़्यादा दूर क्यों जाना है, अभी जो हमने एग्जाम्पल ली पीओके वर्सेस इंडिया, है ना, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए,
लेना चाहिए क्योंकि हमारा है, लेकिन मिलेगा कैसे? वो हथेली पे तो देंगे नहीं, वॉर तो करनी पड़ेगी। वॉर होगी तो ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं साइडलाइन होगी, है ना। तो जब तक पीसफुली चल सकता है तो मुझे लगता है चला लेना चाहिए, नहीं करनी चाहिए वॉर। लेकिन अभी इलेक्शन लाइन पे है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। टैगोर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के फेवर में तो थे, लेकिन वो ह्यूमैनिटी को साइडलाइन नहीं करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्मोपॉलिटियन थे। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या है? पूरे वर्ल्ड को एक देश की तरह देखना कि हम सब एक हैं, हमें ये नेशनलिस्टिक बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन एम है ह्यूमैनिटी को सर्व करना। वो उनके अकॉर्डिंग नेशनलिज्म एक पानी का गिलास है, लेकिन ह्यूमैनिटी एक डायमंड है। तो वो कहते थे कि मैं कभी एक डायमंड छोड़ के एक पानी का गिलास तो नहीं लूँगा। डायमंड हमें हमेशा ह्यूमैनिटी को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे इनके व्यूज़ नेशनलिज्म और एजुकेशन पे। थर्ड क्या क्वेश्चन है? ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हिस्ट्री का भी दो आपको पता होगा कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस उन्होंने लाई, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में क्या चेंजेस आई, इसके लिए आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आपको ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत हो जाएगा उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। सर ये जो रेलवे आ रही है ना, इसको हम अभी के करंट अफेयर्स से लिंक नहीं कर सकते? हाँ अभी जैसे रेलवे से हम मतलब बाहर की रेलवे बन रही है, हाँ एक दूसरे को इंडिया मतलब इंडियन कंट्री एक दूसरे को यूनाइट कर रही है रेलवे से, हाँ उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह रोड होता से भी है। कर रही है। हाँ हाँ, बट थ्रू वाटर भी कर रही है, हम्म। वो कोई भी लगा सकते हैं या पूरी ज्योग्राफी ही लगाए हैं? ये करके क्या नहीं नहीं नहीं, आप कहीं के भी लगा सकते हो। उन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो देखना है ना। कहाँ गया क्वेश्चन? आया सामने। ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया के चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या हुआ इंडिया में, क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसको इंडिया करनी है। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और टाइम लग सकता है, मतलब ज़्यादा मटीरियल इंपोर्ट मतलब ज़्यादा मटीरियल जा सकता है और टाइम कम लगता है। सोशियो इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करो ना, ऐसे तो हमें सारा पता है, टाइम बच जाएगा, ये होगा। सोशियो इकोनॉमिकली कैसे चेंज हुई? हाँ, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, हम अपनी इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। अभी जो पहले हमें ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते थे, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो वो सस्ती हो गई, है ना। सस्ती कैसे हो गई? रेलवे से। मान लो आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो, आप बस में प्लेन में जाएंगे तो आपके 4,000 लगेंगे, अगर आप बस में जाएंगे तो आपके 1,500 लगेंगे, लेकिन अगर आप ट्रेन स्लीपर क्लास में ही जाते हैं तो आप 400 या 450 में पहुँच जाएंगे, और जनरल में जाएंगे तो मैं भी उससे भी कम, ठीक है। तो ट्रेन से कहीं ना कहीं सामान सस्ते में पहुँच जाता है और बल्क में पहुँच जाता है, ठीक है। एक ट्रक में जितना सामान जाता है और ट्रेन में मुझे लगता है कुछ 150-200 ट्रक जितना सामान जाता होगा मिनिमम। तो आप चीज़ें अच्छे से सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं सस्ते में ले रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में वो होगा। सोशल इम्पैक्ट क्या होगा इसका? सोशली ये होगा कि डिफरेंट एरियाज कंट्री के इंटीग्रेट हो जाएंगे। मान लो बैकवर्ड एरियाज हैं तो उनकी भी डेवलपमेंट हो जाएगी रेलवेज की वजह से। अलग अलग सेक्शंस के लोग भी कहीं ना कहीं बिजनेस कर सकते हैं। बट सर जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमें कोई चीज़ लेनी है, हाँ। मतलब जैसे अब अभी हमें जम्मू महाराष्ट्र में अगर कोई चीज़ मिल रही है 10 रुपए की, हम्म। तो वो इंपोर्ट लगा के अगर हमें ऐसे लेना पड़े, ऐसे हमको 100-200 रुपए की मिलेगी, अगर हम रेट के थ्रू जा रहे हैं हमें वो हाँ 20-30 की पड़ेगी। और मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट होगा, हमारी
ये एक पॉइंट है ना, और एक पॉइंट में आप 10 नंबर का कैसे लिखोगे, और क्या क्या पॉइंट ऐड करोगे? उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी अभी फ़िलहाल हम खाली हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं इस पे बाद में चलेंगे। एक सोसाइटी का क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। डू यू थिंक मैरिज एज ए सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? क्या वैल्यू अपनी क्या मैरिज अपनी वैल्यू मॉडर्न इंडिया में छोड़ रही है? क्या लगता है आपको, कैसे क्या मतलब मैरिज? मैरिज की वैल्यू इस टाइम पे इंडिया में कम हो गई है? हाँ सर, हो गई है। कैसे हुई है? मतलब ड्यू टू जो डिवोर्स का वो जो आ रहा है ना रेट, क्या? वो हाई आ रहा है। मैं जो इंडिया में डिवोर्स का रेट है वो हाई आ रहा है, ड्यू टू मतलब फुल नीड्स नहीं फुलफिल हो रही हैं, ठीक, है ना? नीड्स फुलफिल ये हाँ फाइनेंशियली मतलब वो कि बंदा स्टेबल नहीं होता तो वो डिवोर्स वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से हाँ उसकी वैल्यू कम हो रही है। जो पहले ठीक है, इनडायरेक्टली डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। डिवोर्स रेट बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज ख़त्म हो रही है, मैरिज दो बंदों की ख़त्म हो रही है, वो दोनों और कहीं पे भी जाके भी करेंगे ना। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप, यस। एक्स्ट्रा मैरिटल, संस्कार बोल रहे हैं सर, हाँ संस्कार बोल रहे हैं अपने, क्या संस्कार? संस्कार भूले जा रहे हैं इसलिए मैरिज। हाँ, इनडायरेक्टली मैरिज का रेट भी कम हो रहा है। कन्वर्ट रिलीजन फॉर मैरिजेस। ये इसमें नहीं आएगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि मैरिज का रेट कम हो रहा है, और इंडिया JNK में तो बहुत ज़्यादा कम है मैरिज का रेट। हाँ, JNK में, हाँ JNK में ऑलमोस्ट एक एवरेज मेल मुझे लगता है 29-30 में जाके मैरिज कर रहा है, और फीमेल्स का भी यही हाल है। हाँ, इवन कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो स्टेबल भी हैं लेकिन फिर भी नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं मैरिज अपनी वैल्यू लूज कर रही है। और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें? मतलब हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं, जिसकी हाँ वजह से वो अपने मतलब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। मतलब अब जैसे पहले मैरिज होती थी कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो उनका ही मतलब वो मतलब उनके साथ ही रहते। अब जो मतलब वुमेन्स है वो इंडिपेंडेंट है, कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकते हैं, इसकी वजह से मैरिजेस कम हो रही है। कह सकते हैं एक पॉइंट, यस। वुमेन का एजुकेशन बढ़ रहा है और जिसकी वजह से वो अभी, ये सोच रही है हम इंडिपेंडेंट है। ये सब लिखना मत वहाँ पे, बस यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं लेकिन हाँ आंसर में नहीं लिखना चाहिए। हाँ, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम एंटी वुमेन हो, तुम हो, वो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस उनको मत दिखाओ, ठीक है। सबसे पहले तो अगर उनको नहीं दिखाना है तो कम से कम अपने में वो फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें वो तभी होगी जब तुम रेगुलरली इस प्रोसेस में लगे रहोगे, खाली बुकिश नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अब ये न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर तुम्हारी आइडियोलॉजी वैसे ही चेंज करेगा। तुम द हिंदू पढ़ो, हाँ, खाली लेना नहीं है, पढ़ना भी है आर्टिकल उस पर, ठीक है। लेकिन बस एक साइड का तो नहीं लिख सकते ना, लिखना दोनों साइड का है। ऐसा नहीं कि लोग मैरिज कर ही नहीं रहे, शादियां तो अभी भी हो रही हैं, ठीक है। सर अब तो मैरिजेस को प्रमोट करने के लिए इंटरकास्ट विलेजेस में पैसे भी दिए जा रहे हैं हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हाँ, एक अभी रिसेंटली हम देखें करने तो मैरिज का रेट चाहे कम हुआ है लेकिन मैरिज कहीं ना कहीं अभी भी हो रही हैं। एक जगह वहाँ पे भी है ना जहाँ पे शादी करोगे तो मतलब शादी करने पे वो पैसे मिलते हैं, 1 लाख रुपए मिलते हैं शायद। आपको क्यों इतनी ऑब्सेशन है पैसे से, शादी करने के आपको नहीं पैसे नहीं, क्यों मैं चाहिए? बता रहा हूँ कि हाँ, एक ये वो योजना भी थी, होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मतलब हाँ, वहाँ पे 65 शादी हुई थी। अच्छा। एक मतलब मंडप टाइप है ना, कुछ स्टेट में होता है, तो उधर अगर आप शादी करते हो ना हम्म, तो उधर आपको पैसे मिलते हैं फिर। अच्छा। हाँ। अभी मैं पढ़ रहा था रिसेंटली साउथ कोरिया का, शायद साउथ कोरिया में क्या करी है सरकार, ब्लाइंड डेट्स करवा रही है लोगों को। लोग वहाँ पे शादी नहीं करना चाह रहे, साउथ कोरिया जापान जैसी कंट्री में,
उनकी पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन होने वाली है कि आने वाले टाइम में उनकी पॉपुलेशन आधी हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या कर रही है सरकार, ब्लाइंड डेट्स प्रमोट कर रही है कि हाँ कम से कम मिलो तो सही, एक दूसरे को जानो तो सही। वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई है कि लोग एक दूसरे का खर्चा ही नहीं उठाना चाह रहे। एक दूसरे का क्या मतलब, लोगों को लगता है कि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, खर्चा कहाँ से करेंगे। तो उसकी वजह से उनका पॉपुलेशन रेट काफ़ी कम हो गया है। पहले तो स्टेबल ही नहीं होते, जब जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलेगी तो फिर हाँ मतलब अपनी नीड्स के लिए लोग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैरिज पे इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन यही नहीं लिख के आना है कि सब खराब है। अभी भी मैरिज हो रही हैं, डॉवरी अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, इवन चाइल्ड मैरिजेस भी हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, लेकिन हाँ इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, देख रहे हो कितने जेनरिक क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ नहीं भी पता फिर भी आप लिख सकते हो। Explain why suicide among young women is increasing in Indian society. Suicide among young women, मैन पे नहीं पूछा, खाली वुमेन पे पूछा है। यंग वुमेन का सुसाइड रेट क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, इसमें इन्होंने ट्रिक ये खेली है कि इन्होंने जेनरिक नहीं पूछा, सभी का नहीं पूछा, खाली वुमेन स्पेसिफिक इश्यूज आपको पता करने हैं। क्या क्या इशू हो सकते हैं? डाउरियस एक, और सोशल मीडिया अब्यूजेस। हाँ, सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पे अब्यूज़, किसी ने ट्रोल कर दिया या फिर किसी ने आपको ब्लैकमेल किया किसी फालतू की चीज़ के लिए, तो उससे सुसाइड रेट काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप टीनेज हो या यंग हो तो आप में इतनी मेच्योरिटी नहीं होती। हाँ 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 ठीक है, रोज़ मत लिखना, बस वर्ड यूज़ नहीं करना। ठीक है, हाँ हाँ और क्या इश्यूज़ हैं? अनएम्प्लॉयमेंट से कम सुसाइड तो नहीं करेंगी वुमेन्स। ठीक है, मैन के लिए हो सकता है। एजुकेशन का प्रेशर, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और अगर पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वुमेन्स पे ज़्यादा प्रेशर है, लड़कियों पे ज़्यादा प्रेशर है कि उनको परफॉर्म करना है। उन पे पहले से टैग लगा हुआ है कि ये अंडर परफॉर्मर्स हैं। ठीक है, हाँ मैरिज जा सकता है, या फिर अब्यूजिव रिलेशनशिप, चाहे वो प्री मैरिज हो या मैरिज में हो। रिपीटेड तो मैंने एक्चुअली पूरा क्वेश्चन पेपर अभी देखा नहीं है इस बार, लेकिन ये है कि सोसाइटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जनरल पूछे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जनरल। इतने जनरल क्वेश्चन कभी पूछते नहीं है, मतलब आपने नहीं भी कुछ भी पढ़ा तो भी आप बहुत कुछ लिख पा रहे हो इसमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा लग रहा है कि हाँ वो बैठे हुए हैं और सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। चाइल्ड कडलिंग is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on the socialization of children. हाँ, सारे बैठे हुए हैं, पहले क्या करते थे बच्चों के साथ खेलते थे, अभी क्या करते हैं फ़ोन पे लगे रहते हैं। ठीक है, बाद में करेंगे कभी डिस्कस, अभी हम फिलहाल हमारा टॉपिक ये वाला छूट जाएगा, हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। What are the main feature of Vedic society and religion? Do you think some of the feature are still prevalent in Indian society? हाँ हाँ, ये एंशियंट से है, पढ़ी किसने एंशियंट? बताओ फिर, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी? वैदिक सोसाइटी एंड वैदिक रिलीजन, क्या क्या फीचर्स हैं? क्या पूछा हुआ? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर आर स्टिल प्रिवलेंट इन इंडियन सोसाइटी? हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है ये,
हिस्ट्री और सोसाइटी का मिक्स है, ठीक है। उस टाइम पे क्या फीचर थे और आज भी वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। सबसे पहले किनशिप टाइज, क्या है किनशिप टाइज? कि अपने रिलेटिव्स के साथ रिलेशन, ठीक है। तो ये आज भी उतना ही है। हम फैमिली किसको मानते हैं? अपने रिलेटिव्स और खुद को, ठीक है। गोत्र एक्सोगेमी, गोत्र के बाहर शादी करना, आज भी हिंदू सोसाइटी में यही है, ठीक है। और क्या फीचर थे वैदिक सोसाइटी के? मैरिजेस आज भी चल रही हैं, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है? रिलीजन। एंशिएंट जब पढ़ेंगे तब अच्छे से, कास्ट सिस्टम वैदिक सोसाइटी में बिल्कुल हम नहीं, कास्ट सिस्टम डिस्कस नहीं करेंगे वैदिक सोसाइटी में। ये हम उसका अगेंस्ट डाल सकते हैं कि कौन से फीचर है जो चेंज हुए हैं, कि वैदिक सोसाइटी में कास्ट सिस्टम नहीं था, स्टार्ट में नहीं था, ठीक है। अर्ली वैदिक में नहीं था, लेटर वैदिक में आ गया था। कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी हम कास्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी आ गई है। और क्या क्या चेंजेस हुई हैं वैदिक सोसाइटी से? हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। सती प्रथा तो अभी बैन ही हो गई है वैसे तो। हाँ, तो चाइल्ड मैरिजेस, हाँ, वहाँ पे भी चाइल्ड मैरिज का कोई एविडेंस है नहीं, ठीक है। इकनॉमी में उस वहाँ पे, हाँ, 16 तरह की मैरिज बताई हुई है। रिलीजन पे बात करते हैं। क्या क्या था रिलीजन में उस टाइम का रिलीजन क्या था? अर्ली वैदिक का रिलीजन था मटीरियलिस्टिक, ठीक है। आज के टाइम पे रिलीजन क्या है? रिचुअलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक मतलब आप स्टार्ट में देखेंगे तो आपको किस चीज़ की डिमांड करते थे वो? मेरे पुत्र हो जाए, मेरे ज़मीन मिल जाए, ठीक है। आज भी कहीं ना कहीं वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन रिचुअल्स भी बीच में आ गए हैं कि क्या करेंगे, मंदिर जाके आरती करेंगे। तब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। घरों में भगवान को इंस्टॉल करना है या फिर प्रॉपर कोई, हाँ, ग्रह आ गया तो अब पंडित को बुला के पूरी पूजा करवानी पड़ेगी, वैसे तो नहीं जाएगा। हाँ, हाँ, अश्वमेध यज्ञ था। ये हो गया कि पहले वो जो बलि वगैरह देते थे वो अभी थोड़ी कम, अभी भी देते ही हैं। बलि भी देते हैं, हाँ। मतलब कुछ सिमिलैरिटीज देखनी है, कुछ डिफरेंसेस देखने हैं ना। उन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है? बस यही है कि जो उन्होंने पूछा है ना, बस उसी पे ध्यान देना। उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी, डू यू थिंक। जब उन्होंने बोला डू यू थिंक, तो तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम क्या सोचते हो। मतलब वो चाहते हैं कि तुम दोनों साइड का कुछ ना कुछ लिखो, ठीक है। डू यू थिंक में तुम एक ही साइड का, हाँ, जो तुम्हें लगता है, ठीक है। वुमेन पैसे कमाएंगी तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, है ना। एक साइड का हो गया, पैसे कमाएंगी तो फैमिली को भी सर्व कर सकती हैं, कुछ वुमेन करती हैं, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट दोनों साइड का कुछ ना कुछ लिखना है। जब डू यू थिंक आ गया तो आपको अपनी थिंकिंग का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, आपको दोनों साइड के पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे हमारी ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। उस टाइम पे क्या कौन थे? हाँ, हाँ, इंद्रा मेन गॉड था, यस। शिवा का कोई इतना खास कंसेप्ट था नहीं, थोड़ा लेट आया, ठीक है। उस टाइम पे मेन गॉड इंद्र था, वरुण था, पूषण था, सोमा भी था, ठीक है। लेकिन जो भी मेन गॉड हैं ये नहीं थे, तो ये कंसेप्ट चेंज हुआ है। उस टाइम पे इतने ज़्यादा ये देवी देवताओं वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन आज है, ठीक है। आइडल वर्शिप, हाँ, नहीं थी। और उस टाइम पे फिलोसफिकल भी रिलीजन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था,
अभी क्या हो गया, अभी कोई कौन कौन सी फिलॉसफीज आ गई हैं, वही आइडल वर्शिप हो गया वो। हाँ हाँ, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो, फेवर में कुछ लिख सकते हो, अगेंस्ट में। अभी तो आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो अभी क्या ही डिस्कस करें, अभी तो आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा। एक सेकेंड, 13 कौन सा, हाउ डिड द कलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कलोनियल ऑपरेशन। यही तो कब से मैं पढ़ा रहा था आपको, इतना इम्फेसाइज कर करके कि ट्राइबल्स ने कैसे रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कैसे, उनको क्या क्या पॉइंट लिखेंगे इस पे, अब बताओ, चलो अब आप ही बताओगे। ये तो कमेंट क्या था, हाउ डिड द कलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, कैसे अफेक्ट किया उन्होंने। सबसे पहले तो सबसे पहले उनकी कॉमन लैंड ओनरशिप, उनकी कॉमन लैंड ओनरशिप जो थी उसको उन्होंने हर्ट किया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड से, ठीक है। और क्या किया उन्होंने, उनके रिलीजन में इंटरफेयर किया, जैसे उन्होंने कुछ प्रैक्टिस बंद कर दी थी, मरियम, जहाँ पे वो कुछ बलि देते थे, ठीक है। और क्या किया उन्होंने, रिलीजन में फॉरेस्ट पे उन्होंने रेगुलेशन लगा दी कि आप बिना लाइसेंस के फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, लेकिन इनके गॉड वगैरह फॉरेस्ट में ही रहते थे। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इनके गॉड वगैरह फॉरेस्ट में रहते थे, इनडायरेक्टली या तो पेड़ की पूजा करेंगे या किसी नदी नाले की पूजा करेंगे जो फॉरेस्ट में होगा, और अगर ये जा ही नहीं पाएंगे तो पूजा हो नहीं पाएगी। और इंट्रोडक्शन ऑफ डीकूज, इनकी पूरी रूरल इकोनॉमी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, और कहीं ना कहीं इनको डेट ट्रैप में फंसा दिया, उनसे ही लोन लेंगे, उन्हीं को सामान बेचेंगे, और उनका लोन चुकाने के लिए भी उनसे ही लोन लेंगे, और फाइनली इनकी ज़मीन चली जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इसमें, ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कलोनियल ऑपरेशन, क्या रिस्पॉन्स था इनका, वायलेंट रिस्पॉन्स था। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ग्रुप बनाते थे, जैसे मुंडाज, संथल्स, कोई एक लीडर होगा इनका जिसमें ये बिलीव करेंगे कि हमारा लीडर भगवान के समान है, जैसे उसके केस में था फॉर एग्जांपल बिरसा मुंडा, उनको मानते थे कि ये भगवान है, ये अगर हाथ भी लगा देंगे तो हमारे सारे दुख चले जाएंगे, और जब भगवान कहेंगे रिबिलियन करने के लिए तो फिर तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये इनके कुछ रिस्पॉन्स थे इनके ऑपरेशन के लिए। तो बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको मूवमेंट का नाम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मूवमेंट के नाम याद हों, या फिर जैसे मैंने बताया मरियम प्रैक्टिसेस, तो आप उनको अगर एग्जाम्पल्स में यूज़ करते रहें तो उनको पता चल जाएगा कि इसने खाली कॉपी पेस्ट नहीं किया है नोटबुक से, या फिर नोट्स नहीं पढ़े, इसने खुद की भी इसकी नॉलेज है, इसको पता है कि कैसे ये खुद को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। जब रिलीजन का नाम लोगे तो आपको एग्जाम्पल देनी पड़ेगी कि हाँ वो वाला उन्होंने लैंड टैक्स लगाया था, या फिर फॉरेस्ट की वो वाली रेगुलेशन आई थी जिसकी वजह से ये लोग हर्ट हुए और फिर इन्होंने रिवॉल्ट किया, ठीक है। और करना है कुछ इसमें क्वेश्चन, फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960s इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड, प्रोवाइड रीजन्स। ये बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन इकोनॉमी का है और लैंड रिफॉर्म्स का क्वेश्चन है, तो फिर भी देखते हैं हम क्या क्या हुआ था कि हमें ये चेंज करना पड़ा। 1960s में क्या हुआ था, यूएस हमें वीट प्रोवाइड करता था, PL 480 नाम की एक स्कीम थी जिसमें
वो हमें वीट प्रोवाइड करता था, लेकिन फाइनली उन्होंने हमें वीट प्रोवाइड करना बंद कर दिया। उस टाइम पे हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने फिर नारा दिया जय जवान जय किसान, और फिर फाइनली ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोट हुई 1960s में। ग्रीन रेवोल्यूशन में 2-3 चीज़ें थी, एक तो इरिगेशन हमने प्रमोट की, लैंड अंडर एग्रीकल्चर बढ़ी हमारी, हमने हाइब्रिड सीड्स यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है। तो क्या क्या रीज़न थे? एक तो इरिगेशन, हमने इरिगेशन प्रमोट की, खाली कैनाल ही नहीं, ट्यूबवेल्स खोले, जिन एरिया में कैनाल्स पॉसिबल नहीं थी उस टाइम पे। आपको पता होगा इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में सुना होगा, राजस्थान में है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था कि राजस्थान में इलेक्शन आने वाली है, तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का इशू उठा रहे हैं कांग्रेस वाले कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया जाए, जिससे क्या होगा, उसको सेंटर से फंडिंग मिलेगी और प्रोजेक्ट तेज़ी से चलेगा, ठीक है। तो आज भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेंटर स्टेज में है। अगर आपको अगर आप न्यूज़ देखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ पार्टी लाइन पे क्या हो रहा है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि हाँ वहाँ पे कोई कैनाल खुद रही है तो इरिगेशन प्रमोट हो रहा है, ठीक है। इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा लैंड अलॉट की गई, काफ़ी ज़्यादा लैंड शिफ्ट हुई बाकी एरिया से एग्रीकल्चर में, ठीक है। मैकेनाइजेशन आई, क्या है मैकेनाइजेशन? मशीन्स का यूज़। आप अभी पंजाब वाली साइड जाओ, कितनी ज़्यादा मशीन्स यूज़ होती हैं, है ना। पंजाबी कोई मूवी भी देखोगे तो उसमें भी वो उनके ट्रैक्टर, तो उनका ऐसा है, बहुत प्राइड फील करते हैं वो चलाने में, है ना। कितना ज़्यादा ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं वहाँ पे, या फिर और भी बाकी काफ़ी एरियाज़ हैं और भी काफ़ी मशीनें जो यूज़ होती हैं। अभी रिसेंटली जब ये स्टबल बर्निंग का इशू चल रहा था, पता होगा स्टबल बर्निंग के बारे में, पराली जला देते थे जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अभी कुछ मशीन्स डेवलप कर रहे हैं जिससे वो पराली जलाने के बाद वो उधर ही खाद बना देंगे उसको, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मशीन्स का यूज़ करके इन्होंने क्या किया, एक तो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, दूसरा क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, रिसोर्सेज कम कर दिए, और हाइब्रिड सीड्स, नहीं हाइब्रिड बनाए, नई वैरायटीज़ क्रिएट की, ठीक है। राइस में, वीट में, नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा आपने, नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन, सुना MS स्वामीनाथन? लिखो नाम, गूगल करना घर जाके, ठीक है। दोनों एडिड इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलेगी, जो मैं कोई पॉइंट बता रहा हूँ आप जाके उसको अलग से गूगल करोगे। इंडिया में मेनली इनका काम था ग्रीन रेवोल्यूशन, और वर्ल्ड स्टेज में इनका। तो हाइब्रिड वैरायटीज़ का क्या काम होता है, एक तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज भी कम लगते हैं, और फिर फर्टिलाइज़र का तो हमें पता ही है कितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र के बिना तो हम सोचते भी नहीं। दूसरे सीड्स, हाइब्रिड सीड्स में पानी भी कम लगता है। हाँ पानी भी कम लगता है, यस। तो ये सारे कुछ रीज़न थे जिससे हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और क्या रीज़न हो सकता है? लैंड रिफॉर्म्स, क्या हुआ था लैंड रिफॉर्म्स में? कांग्रेस का इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले से ही एम था कि ज़मींदारी रूल को ही ख़त्म कर देंगे। ज़मींदारों ने बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर करके रखी है, जिसकी वजह से जो लोग एग्रीकल्चर एक्चुअल में करते हैं उनके पास लैंड ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ज़मींदारी रूल ख़त्म कर दिया। स्टार्ट में जब अलग अलग स्टेट में सरकारें बनी, सभी ने अपने अपने लैंड रिफॉर्म लॉस लेके आए, ज़मींदारी रूल ख़त्म कर दिया, एक लिमिट लगा दी कि इस लिमिट से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड किसी के पास नहीं होगी, ठीक है। और विनोबा भावे भी थे एक लीडर कांग्रेस के, स्टॉन्च गांधीयन, इन्होंने भूदान मूवमेंट चलाई।
भूदान मूवमेंट और ग्रामदान मूवमेंट। कि जिनके पास लैंड है उनके मॉरल्स को जगाया जाए और उनको कहा कि आप अपनी लैंड दान दे दो गरीबों को, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी एग्रीकल्चर कर पाएँ। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और उस टाइम पे तो मशीनरी इतनी थी नहीं 1940s 50s में कि मैं पूरी एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाऊँ पूरी लैंड पे, लेकिन अगर वही किसी गरीब को मिलेगी तो वो बेचारा उससे एटलीस्ट इतना उगाने का ट्राई करेगा जिससे वो अपना पेट तो भर सके। तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर धीरे धीरे प्रमोट होता गया और लैंड्स ऑलमोस्ट डिवाइड हो गई। आज के टाइम पे अगर हम लास्ट अपना एग्रीकल्चर सेंसस का देखें, जो लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, तो ऑलमोस्ट 86% लैंड स्मॉल और मीडियम फार्मर्स के पास है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रमोट हुई। ठीक है, अभी और भी जैसे प्रमोट कर रहे थे एमएसपी का भी इसमें ज़रूर डालना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उगा तो देते हो, खरीदेगा कौन, कहाँ से कन्फर्मिटी मिलेगी? एमएसपी कन्फर्मिटी दे रहा है, कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खुद खरीदेगी। ठीक है, जिससे फार्मर्स को और ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है राइस और वीट उगाने में, इवन बाकी क्रॉप्स भी, लेकिन मेनली प्रोक्योरमेंट इसी से हो रही है। ठीक है, और भी लैंड रिफॉर्म्स में और काफ़ी चीज़ें की थी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड तो बहुत अच्छे से हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जिस बंदे की ज़मीन अलग अलग जगह पे है उसको इकट्ठी ज़मीन दे देंगे एक ही जगह पे, ताकि वो अपना एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाए। मान लो मेरे पास एक कनाल यहाँ पे, एक कनाल कहीं सांबा में जाके और एक कनाल कहीं पंजाब में जाके है, तो फिर मैं कैसे पॉसिबल करूँगा उस टाइम पे कि मैं वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाऊँ तीनों एरिया में। ठीक है, तो इन्होंने क्या ट्राई किया कि उसको एक ही जगह पे ज़मीन दे दी जाए जिससे ये सब प्रमोट हो सके एग्रीकल्चर। तो ये कुछ रीज़न थे। और भी फर्टिलाइज़र का हम कितना यूज़ करते हैं, आज भी कितना ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है फर्टिलाइज़र हमें, और फर्टिलाइज़र के बिना तो आज भी हम सोचते नहीं अपने एग्रीकल्चर में। अगर घर पे भी कुछ उगाते हैं तो हाँ वो यूरिया तो चाहिए ही चाहिए, है ना। जो एग्रीकल्चर फैमिली से होंगे उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं हम लोग। और कौन से हैं फर्टिलाइज़र्स? पेस्टिसाइड्स हो गया वो, हाँ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, हाँ नीम कोटेड वो रिसेंटली आया। उसका ये है कि यूरिया क्या करेगा, अपना न्यूट्रिएंट धीरे धीरे रिलीज करेगा ताकि इफेक्टिवली यूज़ हो, वो रिसेंट डेवलपमेंट है। बाकी म्यूरिएट ऑफ फॉस्फेट है एक, ठीक है, पोटाश यूज़ करते हैं, फॉस्फेट यूज़ करते हैं, सिलिकॉन, बाकी माइनर न्यूट्रिएंट भी काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन मेजर हमारा कंजप्शन यूरिया का ही होता है। ठीक है, तो ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर आज इस स्टेज में है कि हमें कोई फिक्र नहीं है कि आने वाले टाइम पे हमारा प्रोडक्टिविटी कम होगी या नहीं। ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सेल्फ सफिशेंट हैं और हम काफ़ी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अभी फूड प्रोडक्ट्स का। बस ख़त्म करें इसको आज इधर ही, संडे को देख लेंगे, बाकी मंडे को जो भी होगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता चली होगी आपको कि कैसे आंसर लिखने हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना सुकून मिला होगा ये ट्राइबल वाला क्वेश्चन देख के कि हाँ जो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक क्वेश्चन से तो नहीं होगा ना। 20 क्वेश्चन है और मान लो आपने 20 में से 2 छोड़ दिए तो आपके चांसेस और कम हो जाते हैं।
छोड़ने का तो यहाँ पे चांस ही नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि आपको 33 या 40% लेके आने हैं, लाने उतने ही है, लेकिन कंपटीशन है। आपने 2 छोड़ दिए, अगले ने 1 भी नहीं छोड़ा, या उसने आपसे थोड़ा सा बेटर लिख लिया, तो आप बाहर। आप जितना मर्जी अच्छा करके आओ। क्यों मैक्सिमम बच्चे मेंस में फेल हो जाते हैं? ऐसा नहीं कि उनमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन हाँ जो दूसरा है उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। तो इसलिए खुद को कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। और इस स्टेज पे लोग इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं। मेरे कुछ दोस्त दिल्ली रह रहे हैं अभी भी, तो कह रहे हैं कि यार जब हम लोग साथ में रहते थे हम कितने फ्रेंडली थे, हम एटलीस्ट खाना हमेशा साथ में खाते थे, ठीक है। कह रहा जो अभी मेरे रूममेट्स हैं मुझे महीना महीना हो जाता है शक्ल देखे हुए। ये है कि एक फ्लैट लिया होगा, 3 रूम होंगे, खाली किचन कॉमन है, लेकिन शक्ल भी नहीं दिखती एक दूसरे की, बात करना तो दूर। इससे होता क्या, सभी आइसोलेशन में अपने अपने लगे हुए हैं और इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव है, और जो मेंटल प्रेशर में है वो वैसा ही रहेगा। वो उसके पास अपना प्रेशर रिलीज़ करने का भी कोई है नहीं, किसी से बात नहीं कर सकता, और ऑब्वियस है। और वो ऐसा इन्वायरमेंट है कि आप मेरे पास आओगे, सुनोगे यार इसकी तो इसकी प्रॉब्लम है, मैं क्यों सुनूँ भाई, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ है ह्यूमेन रहना। कम से कम ह्यूमेन रह सकते हैं। अगर कोई बात करना चाह रहा है, इतना कुछ भी नहीं है कि आप 5 मिनट किसी से बात कर लेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं खुद को शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कहाँ तक किया था कल हमने? सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। गांधी हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे मेनली इंटरवॉर पीरियड। इंटरवॉर पीरियड में हमने गांधी का कल फॉरेन ट्रिप्स हमने पढ़े थे उनके, है ना, फॉरेन में जो जो उन्होंने काम किए। चलो पहले ये साउथ अफ्रीका वाला लिख लेते हैं, क्या क्या किया उन्होंने साउथ अफ्रीका में। लिखिए इसमें गांधी इन साउथ अफ्रीका। गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1892, वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1892 for a case related to Dada Abdullah 1892 for a case related to Dada Abdullah he went full stop, he saw the deplorable condition of Indians there and try to emancipate them from the shackles of inferiority, ignorance and subservience, SERVIENCE, SUBSERVEINCE, subservience।
his stay in South Africa can be divided into two phases. The first phase is from 1892 to was from 1892 to 1906. 1906, where he adopted by and large moderate approach or loyalist position towards a by and large moderate approach, क्या लिखा गया, बाय लॉज और लॉयलिस्ट पोजीशन टूवर्ड द राज या ब्रिटिश राज. His main weapons during this phase were prayers, petitions, and propagandas. प्रोटेस्ट लिख लीजिए. प्रोटेस्ट भी, क्योंकि माइनर प्रोटेस्ट तो करते थे लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं करते थे इस टाइम पे. प्रेयर्स, पेटिशंस एंड प्रोपेगेंडाज. ठीक है. फॉर दिस, फुल स्टॉप के बाद, फॉर दिस ही मेड नेटाल इंडियन कांग्रेस, NATAL, नेटाल इंडियन कांग्रेस in 1892 1892. Next point, in 1899 he established ambulance corps CORPS during Boer War. Full stop. In 1906 during Zulu Wars, ZULU, Gandhi again served the Britishers by providing ambulance service. And for this Kesar-e-Hind title was given to him by the British Raj. The second phase from 1906 to 1914
In this phase, Gandhi opposed the British rule by starting popular movement नोटबुक से देख लिया, मैं भी भूल जाता हूँ क्या लिखवा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन? By starting popular movement लिखिए इसमें आगे कौन कौन सी मूवमेंट थी। सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गांधी अपोज्ड द इम्पोजिशन ऑफ पोल टैक्स। गांधी अपोज्ड द imposition of poll tax, वो लाइट ऑन कर देना। पोल टैक्स, POLL। पोल टैक्स क्या होता है? आप किसी एरिया में रह रहे हो, आपको उस वजह से टैक्स देना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जजिया का नाम सुना होगा आपने, क्या था जजिया? हाँ, नॉन मुस्लिम पे लगाते थे मुग़ल रूलर्स हैं, उससे पहले जो सल्तनत थी, कि आप एक मुस्लिम नहीं हो, आप अलग लोग हो, तो आप यहाँ पे आके रह रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो हमारे बीच में, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेम ही था पोल टैक्स। इंडियंस जो साउथ अफ्रीका में रहते थे उनको पोल टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। Gandhi opposed the imposition of poll tax and along with the supporters marched from Natal to Transvaal province. Transvaal, TRANSVASSAL. Transvaal province without paying poll tax. Without paying poll tax. देखो, जिसकी स्पीड कम है उसको तो बढ़ानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितनी नॉलेज हो आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप मेंस में आंसर लिख ही नहीं पाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है आपके पास कितनी नॉलेज है। जब आपके 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे, अभी मेजर तो ठीक होने ही चाहिए। चलता है, इतना नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्रीवेशंस नहीं करनी है। हाँ, तो वो चेंज करो एब्रीवेशंस। अभी गवर्नमेंट को हम लिख देते हैं GOVT, ठीक है, वो ये सब नहीं करना है वहाँ पे। हाँ, काटते हैं। और कुछ करते हैं कि पेपर के ऊपर ओम लिख दिया या फिर कुछ है इस टाइप का। ये इसमें तो डायरेक्ट नंबर काटते हैं और वो बताते भी हैं कि काटे हुए हैं हमने। लास्ट में जब आपकी मेंस की मार्कशीट आती है ना, उसमें नीचे लिखा होता है पेनल्टी मार्क्स, 15 नंबर या 30 नंबर, कुछ को तो 30 नंबर का लगता है पेनल्टी। हाँ, तो ये सब हरकतें नहीं करनी है। हाँ, तो वो चेंज करनी पड़ेगी एब्रीवेशन की आदत है भी, और कहीं ना कहीं हम ट्राई भी करते हैं कि टाइम बच जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है कि 4 मिनट बचे हैं और 2 क्वेश्चन करने हैं। क्या करेंगे, एब्रीवेशन जल्दी कुछ लिखते हैं। गवर्नमेंट को GOVT कर लिया, कुछ और भी होती हैं काफ़ी। हाँ, मतलब वैसे करके निकलते हैं आगे टाइम बचाते, लेकिन वो एफर्ट बहुत गलत है। इसमें सबसे मेजर तो आपको यही है। हाँ,
क्या क्या दैट इज जस्ट शॉर्ट फॉर्म दैट इज़, हाँ वो चलता था, वो चलता है दैट इज़, क्योंकि वो थोड़ा लीगल सी एब्रीवेशन है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी जैसे विद रिस्पेक्ट टू को WRT लिखते हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं करना है, अपनी वो चैटिंग वाली एब्रीवेशंस यहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो चेक कर रहे हैं वो 18, 19 या 20, 22 के नहीं हैं, वो ऑलमोस्ट 55 के हैं या मे बी 60 के आसपास के होंगे, तो उनको इस सब की आदत नहीं है और उनको बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसा कुछ लिखेंगे। उनको लगता है कहीं ना कहीं करप्शन इन वैल्यूज़ है, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ ही ख़राब हैं जो हम ये सब कर रहे हैं, तो ब्लेटेंटली मार्क्स काटते हैं। इसलिए बचना है कहाँ से मार्क्स बचाए जा सकें। ये मतलब ये तो वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी है ना, ये तो नहीं करनी है, बाकी और बहुत जगह जहाँ से वो आपके मार्क्स काटेंगे, यहाँ से भी कटवा दोगे तो बचेगा क्या। लिखिए, मेरा मेन इम्फेसिस ये है कि स्पीड बढ़ाओ, यहाँ वहाँ देख के लिखने से मतलब जितनी भी नॉलेज होगी कोई फ़नी नहीं है उस चीज़ का जब आप लिख नहीं पाओगे। अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो फिर कट ऑफ कितना था 250 में से कितने चाहिए क्या मार्क्स? 250 में से UPSC में अगर आप, मैं कहता हूँ 90 भी लेके के आ गए तो भी आप सिलेक्टेड हैं। हाँ, एक सब्जेक्ट में 90 नहीं आते मतलब नहीं आते, करते कहाँ पे? करते कहाँ पे, बस हर जगह ही करते हैं। सर 250 से 90 इतने मार्क्स कहाँ करते हैं? हाँ, ये हर जगह करते हैं। तो मतलब जो टॉपर्स होगा, मैं आपको मतलब एक स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ टॉपर का। मान लो ऐसे है, ऐसे में 250 में से 130, GS1 में 250 में से 110, GS2 में 250 में से 105, GS3 में 250 में से फॉर एग्जांपल रख सकते हैं 95, GS4 में 250 में से 125, और फिर ये सारा जितना कम होता है ये कवर करते हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल कोई ऐसा होगा जिसमें ये दोनों में कुछ 150 और 150 लेके आ जाएंगे 250 में से, और 300 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया टोटल 100, 200, 300, 400, 500, 525, 535, 565, 565 हो गया ना, और ये 300, 865। हाँ, तो मतलब ये टॉपर होगा 860। जो टॉपर होता है UPSC का उसके मेंस में ऑलमोस्ट 900 के आसपास का स्कोर होता है, और ये टॉपर है, ठीक है, और इसका स्कोर आपको लग रहा है कितना कम है, 110 और 100। जब बैठोगे वहाँ तब पता चलेगा कि इतना लाने में क्या क्या लगता है। और KS में थोड़ा लिबरल है उनकी मार्किंग, इस बार की तो वैसे उन्होंने मार्किंग टफ़ की हुई है, इस बार मार्किंग काफ़ी टफ हुई है, लास्ट टाइम से ऑलमोस्ट 100 मार्क्स बच्चों के कम है इस बार। तो अगर लास्ट अभी इस बार की मार्कशीट तो आई नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम की देखें तो ऐसे में कुछ 130 मार्क्स, GS1 में कुछ 130 मार्क्स, GS2 में कुछ 160 मार्क्स, GS3 में भी कुछ 140 मार्क्स, GS4 में 150 मार्क्स। तो कितना कितना गैप दिख रहा है आपको इनमें और UPSC में, जहाँ पे वहाँ पे 90 और 100 एवरेज स्कोर था, यहाँ पे 130, 140 एवरेज स्कोर है। तो इनका कट ऑफ भी उसी अकॉर्डिंग जाता है। UPSC में कट ऑफ जाता है 720, यहाँ पे कट ऑफ जाता है 840। इतना गैप है। UPSC का होता है हाँ, तो टफ होता है ना। एक टफ तो फिर केएस का और इसका केएस का मीन्स टफ है, यस। UPSC का मीन्स निकालना फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस आपके पास हैं, केएस का टफ निकालना, लेकिन इनडायरेक्टली है क्या, लिख तो आप सेम ही रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ही चेंज है। इनकी मार्किंग काफ़ी लिबरल है, ये बहुत लिबरल मार्किंग करते हैं। जहाँ पे UPSC आपको 80 मार्क्स देगा, ये आपको 110 मार्क्स देंगे, यही फ़र्क है बस। आज एक कष्ट करना, क्या करना कि किसी ना टॉपर की मार्कशीट खुद देख लेना। मैंने ये बंद कर दिया, अदरवाइज मैं खुद ही दिखा देता।
नहीं ठीक नहीं है। हाँ ये है हमारी, ये शुभम कुमार हैं रैंक 1, इनके एसए में है 134, GS1 में 115, GS2 में 111। मेरे को एक नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने 2017 से लेके 2020 तक पेपर किए हैं। हाँ। एक में इंडियन फॉरेन सर्विसेज में दिए फर्स्ट टाइम, फिर आईपीएस मिला, फिर देन लास्ट में आईएएस मिला। उनकी बेसिक कर मैं उनकी अच्छा देख रहा हूँ। कोई नहीं, उन्होंने कैसे ये improve 106 और फिर लास्ट में आता ऑप्शनल और 170 और 150। हाँ 1094। हाँ इस ये केस का, हाँ ठीक है 1094 था। हाँ उनकी क्या चली रही होगी 2017 में भी लेती है, 18 में भी, 19 में भी। जब आप एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है ना आपका, फिर आपका निकलेगा ही, फिर आपने उतनी मेहनत कर ली है, फिर आपको बस प्रीलिम्स निकालना है, बाकी तो आपका ऑलमोस्ट हुआ ही होता है। प्रीलिम्स थोड़ा टफ होता है क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी चेंज होता है, बाकी मेंस इतना टफ नहीं होता। फर्स्ट अटेम्प्ट भी हुआ था, हम्म सेकंड भी हुआ, हम्म उनको पहले आईएफएस मिली, हम्म फिर आईपीएस, फिर आईएएस, हम्म उसके बाद उन्होंने एग्जाम दिया। आईएएस के बाद और कोई पोस्ट है नहीं। आ, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज और आईएएस हम्म। इसमें क्या डिफरेंस है? मोस्ट मोस्ट पावरफुल कैसे निकलता है फॉरेन? कौन सी है दोनों में? पावरफुल तो आईएएस है, जिसको वो शौक हो अपने एरिया में दोस्त जमाने का, इंडिया में रह के तुम आईएएस ले लो, तुम्हें पता ही है डीसी की कितनी वैल्यू है। जिसको ऐश करनी है वो आईएफएस ले ले, फॉरेन जाए, आईएएस से 10 गुना ज़्यादा सैलरी होगी, ठीक है, और अलग से पर्क्स काफ़ी अच्छे अच्छे मिलेंगे। हाँ उनको इधर की भी सिक्योरिटी, उधर की भी सिक्योरिटी। हाँ। नहीं सर, अगर आप जैसे आप क्वेश्चन House इधर पूछ ही, रहे हैं उधर कि ही। वैल्यू ऑफ आईएफएस, फिलहाल आप इस पे आए वो बहुत दूर की बात है, अभी आपने एक दिन हुआ नहीं स्टार्ट किए हुए और आप कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पहले बेसिक कर लो। कहाँ पे थे हम? नटाल टू ट्रांसवाल प्रोविंस विदाउट पेइंग पोल टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इशू रिलेटेड टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, इशू रिलेटेड टू compulsory registration of marriages according to Christian customs। कल डिस्कस किया था हमने इसके बारे में, क्या था इसमें? अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कस्टम्स। क्या था इसमें? कि सभी को क्रिश्चियंस की तरह मैरिजेस करनी पड़ेगी, अपनी मैरिज रजिस्टर करवानी पड़ेगी, लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं। क्रिश्चियन की तरह थोड़ी मैरिज करते हैं हम, हिंदू या मुस्लिम्स कोई भी, हमारा अलग है, हमें 7 फेरे ले लिए होगी शादी, है ना। मूवीज़ में क्या दिखाते हैं, कोई गलती से भी ले लिए तो हाँ होगी, बस हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ मतलब तो रजिस्ट्रेशन का भी अभी अभी लोग करवाने लगे हैं, उस टाइम पे तो कहाँ ही रजिस्टर करवाते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने इसी इशू को उठाया और कहा कि ये तो बहुत गलत है, और इन्होंने ये भी प्रोविज़न था इसमें कि जो बच्चे क्रिश्चियन मैरिज के बिना होंगे वो भी लीगलाइज नहीं है। तो गांधी ने इशू उठाया कि आप हमारी वुमेंस की डिग्निटी को हार्म कर रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमारे अपने रिचुअल्स हैं, हम अपने रिचुअल्स के साथ शादी करेंगे, आप हमारे कल्चर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। लिखिए इसमें, दिस एक्ट hurt the sentiments of Indians in South Africa, and Gandhi launched a protest to withdraw the act।
to withdraw the act. नेक्स्ट लिखिए एक्सपीरियंस ऑफ गांधी। तो क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की गांधी ने? फर्स्ट पॉइंट, एज लॉन्ग एज he adopted moderate approach he was not very much successful. Next point, he observed the futility of violent mass protest also. Next point, masses involved in a non-violent matter, masses involved in a non-violent manner, in a non-violent manner can force government to withdraw unjust laws. तो गांधी ने दो तीन चीज़ें ऑब्जर्व की, क्या क्या? अनजस्ट लॉ, कि वायलेंस से भी आप ब्रिटिशर्स को नहीं भगा सकते। बोयर वॉर और जुल्लू वॉर में जो अफ्रीकन से उन्होंने ट्राई किया था कि वो वायलेंस से भगाएंगे ब्रिटिशर्स को, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन गांधी ने जैसे मास मूवमेंट स्टार्ट की वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुली तो कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। उन्होंने दो तीन जितनी भी मूवमेंट वहाँ पे चलाई वो सारी सक्सेसफुल रही, ब्रिटिशर्स को उनकी डिमांड्स माननी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सिग्निफिकेंस। द गांधीयन स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, the Gandhian struggle in South Africa, especially during 1892 to 1906, especially during 1892 to 1906, convinced him, especially during 1892 to 1906, convinced him of the futility, futility of moderate strategies and outlook, in dealing with British rule. Strategies and outlook in dealing with British rule. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, मोर ओवर द सक्सेस रजिस्टर्ड ड्यूरिंग 1906 to 1914, 1914 ऑन द इशू। मंडे को जब आप आएंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन लिख के लाएंगे जो पेपर में आया हुआ है, ट्राइबल वाला। ठीक है, moreover the success registered during the ongoing success related to registration certificates, issue related to registration certificates, comma, issue of Indian marriages and the imposition of poll tax, convinced Gandhi about the need of
First point, involved mass in a non-violent manner. Second, to disobey unjust laws. Unjust laws in a peaceful manner. Third point, major concessions against British rule against British rule were unlikely to be registered unlikely to be registered in one go and a persistent registered in one go वन और गो अलग अलग, वन गो मतलब हाँ कि एक ही अटैम्प्ट में हम कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते, एंड ए परसिस्टेंट लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल was necessary. Persistent long drawn struggle was necessary. Thus Gandhian idea of satyagraha and non-violence were largely shaped and non-violence were largely shaped by his experience in South Africa. Shaped by his experience in South Africa. Moreover, his success against British rule made him considerably popular among Congress leaders and enabled Moreover, his success against British rule made him considerably popular among Congress leaders and enabled his quick rise upon arrival in India and enabled his quick rise upon arrival in India. Quick rise upon arrival in India post 1914. तो गांधी ने इंडिया में क्या क्या किया था? 3 सत्याग्रह कौन कौन से थे? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो गांधी जब इंडिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा तब तक जब तक वो मेरे प्रिंसिपल्स पे मानने को तैयार नहीं होती। और गांधी के प्रिंसिपल क्या थे? नॉन वायलेंस, मास मूवमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि मैं ट्राई करूंगा ये जानने की कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे सिचुएशन जानने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ेगा। तो फाइनली चंपारण में ऐसा होता है, राजकुमार शुक्ला एक लीडर होते हैं वहाँ के, वो गांधी को इनवाइट करते हैं कि आइए यहाँ पे काफ़ी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं लोगों के साथ। इंडिगो जो प्लांटर्स हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इलीगल रेंट ले रहे हैं लोगों से। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, यहाँ पे चलता था 3 कटिया सिस्टम।
क्या है 3 कटिया सिस्टम? यही है, 3 कटिया सिस्टम था कि आपको 3/20 ऑफ लैंड पे आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा, ठीक है। 3/20 समझ रहे हो ना, 3rd पार्ट 20th का, ठीक है। 3/20 ऑफ द लैंड पे आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा, और इसके लिए इंडिगो प्लांटर्स मेनली यूरोपियंस थे, वो आपको फोर्स करते थे कि पहले ही एडवांस ले लो और फिर एडवांस लेने के बाद कम दाम पे उन्हीं को बेचो ताकि वो अच्छे से प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन फाइनली अभी मार्केट में जर्मन सिंथेटिक डाई आ गई है, इंडिगो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो फार्मर रजिस्ट कर रहे हैं कि अब वो नहीं उगाएंगे। तो यूरोपियंस को भी, प्लांटर्स को भी पता है कि अभी जाने वाले हैं, मार्केट चेंज हो रही है, तो जितना इनसे वसूल सकते हैं वसूलो। तो फार्मर से वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, ट्राई करते हैं। तो फाइनली गांधी जाते हैं वहाँ पे, तो डीएम साहब ऑर्डर निकालते हैं कि नहीं, एंट्री नहीं होगी आपकी हमारी डिस्ट्रिक्ट में, आप नहीं आ सकते। तो गांधी ऑर्डर को डिफाई करते हैं। क्या हो गया ये ऑर्डर डिफाई करना? सिविल डिसोबीडियंस। किसी भी सिविल लॉ का डिसोबीडियंस करना हो गया सिविल डिसोबीडियंस। तो ये पहला ऐसा इवेंट था जहाँ पे गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस किया, और वो इंटर करते हैं, पूरे एरिया में टूर करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं जो गवर्नमेंट को पेश करते हैं। और रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट एक कमीशन बनाती है और फाइनली ये कहती है कि प्लांटर्स को पैसा वापस देना चाहिए। तो प्लांटर्स 25% पैसा वापस देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके गांधी ने एक मास प्रोटेस्ट से पीजेंट्स के इशू टैकल किए, ठीक है। इश्यूज काफ़ी सिलेक्टिवली चूज किए हुए थे। यहाँ पे पीजेंट, यहाँ पे भी पीजेंट्स, और यहाँ पे वर्कर्स। खेड़ा में क्या हुआ था? ये 1917 का इवेंट है और ये दोनों 1918 के हैं। खेड़ा गुजरात में एक एरिया है काफ़ी बैकवर्ड। हाँ, यहाँ पे आया था फेमाइन। फेमाइन की वजह से हो गई थी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम। प्रोडक्शन कम हुई है तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। सरकार का लॉ था उस टाइम का कि अगर आपकी प्रोडक्शन 1/4 से कम हो जाती है तो आपका टैक्स माफ़। तो प्रोडक्शन इससे काफ़ी कम हो गई थी लेकिन टैक्स माफ़ नहीं हो रहा था। ऑफिशियल्स कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे जिससे जनता बहुत परेशान थी। तो फाइनली इंदुलाल याग्निक जैसे लोग और अपने पटेल इनवाइट करते हैं गांधी को कि आइए हम आपके साथ इन लोगों का इशू देखते हैं। तो गांधी जाते हैं और फाइनली गवर्नमेंट के सामने जाके अपील करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के आगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि जी ऐसा तो रूल है कि अगर आपका 1/4 से कम होता है तो आपको नहीं पे करना, लेकिन हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे, जितना मिल जाए तो ठीक है, जिसको पता है वो ठीक है वो ना दे और जिसको नहीं पता वो दे दे। तो इनडायरेक्टली होता क्या है कि लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है, लोगों को रूल के बारे में पता चल जाता है और गांधी कहीं ना कहीं लोगों को टैक्स से बचा लेते हैं, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसमें क्या होता है? मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, वो पैसे पे देते हैं उनको। मतलब जो ऐसे इसमें ये है कि जो विंडोज वगैरह ना वो बंद होती हैं जिसकी वजह से अंदर ही इनकी टूट की जान हो जाती है। ये फैक्ट्री और ये उनके को वेजेस भी अच्छे से मिलते थे, जबरदस्ती काम करवाते थे लेबर से वर्कर से। यहाँ पे ये इशू नहीं था, यहाँ पे मेनली इशू था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में कि प्लेग आया हुआ था और प्लेग का मिलता था इनको बोनस। तो फाइनली कंपनीज क्या करती हैं, प्लेग का बोनस विड्रॉ कर देती हैं और लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं कि हमारा प्लेग का बोनस हमें मिलना चाहिए। और हुआ क्या था, वॉर के टाइम पे कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाए थे एक्सपोर्ट करके, लेकिन वर्कर्स की वेज नहीं बढ़ी थी। तो इनडायरेक्टली वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि हमारी वेज बढ़नी चाहिए। गांधी आते हैं और फैक्ट्रीज वर्कर से बात करते हैं तो डिमांड रखते हैं कि 35% इनकी वेज बढ़नी चाहिए। तो गांधी के उस टाइम पे एक्चुअली काफ़ी जो इंडस्ट्रीज थे, बिरला विरला, उनके साथ भी अच्छे खासे लिंक थे। तो ये उनको जाके कहते हैं कि आपको बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ऐसा नहीं चलने वाला है। तो फाइनली वो लोग
मान जाते हैं और इनकी वेजेस बढ़ जाती हैं। वर्कर्स और पीजेंट के इशू उठाए क्यों? गांधी का जमींदारी पे क्या व्यू था? क्या लगता है आपको? जमींदारों के खिलाफ थे, पक्ष में थे? हाँ, अपोजिशन में नहीं थे। गांधी उनकी बारे में ज़्यादा बात करते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं एक्चुअल में उस टाइम पे हुआ था रशियन रेवोल्यूशन। कब हुआ था रशियन रेवोल्यूशन? 1917। तो रशियन रेवोल्यूशन में मार्क्स का आइडिया प्रमोट हुआ था। मार्क्स क्या कहता है? क्लास स्ट्रगल, द डिवाइड बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स। जो आपके ओप्रेसर्स हैं उनको मार दो, रूल लोगों के पास होना चाहिए, किसी एक के पास नहीं। तो इनडायरेक्टली अगर एग्रीकल्चर में देखें तो डिवाइड क्या है? जमींदार वर्सेस पीजेंट्स। ठीक है, ये आगे ओप्रेसर और ये आगे ओप्रेस्ड, जो ओप्रेस हो रहे हैं, और ये आगे ओप्रेसर। फैक्ट्रीज में कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर्स। ये आ रहे हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ये जो मजदूरी कर रहे हैं वहाँ पे, खाली एक माइनर सी सैलरी मिल रही है, ना अच्छी वर्किंग कंडीशन है, ना ही सोशल सिक्योरिटी है, ना कोई पर्क्स हैं। तो गांधी चाहते थे कि वो वाला आइडिया, मार्क्स का आइडिया कहीं ना कहीं इंडिया में प्रमोट ना हो, इसलिए वो एज ए निगोशिएटर का काम करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, कि दोनों सेक्शन कहीं ना कहीं बचे रहें और मास रेवोल्यूशन इस टाइप से ना हो, वायलेंट ना हो। मार्क्स क्या कहता था? मार्क्स तो हमेशा वायलेंस को प्रमोट करता था। मार्क्स तो कहता था कि तुम इनको मार दो और अपन तुम्हारा राज आ जाएगा, गरीबों का राज आना चाहिए या वर्कर का राज आना चाहिए। मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर वर्कर के पास राज आ जाएगा तो ही सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। मार्क्स ये कहता था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी में एक इतना ज़्यादा ऊपर और एक नीचे नहीं हो सकता, है ना। अगर सारे वर्कर्स हैं तो वो एक समान है, लेकिन एक बंदा बैठा हुआ है, मार्क्स का कहना था कि एक बंदा वो बस पैसा लगा रहा है और सारा प्रॉफिट ले रहा है। मार्क्स मानता था कि प्रॉफिट क्या है? क्या है प्रॉफिट आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मार्क्स को लगता था प्रॉफिट वो है जो आपने मजदूरों की लेबर उनको नहीं लौटाई और प्रॉफिट के तौर पे अपने पास रख लिया। कमाए तो वहीं से ना, मजदूरों ने प्रोड्यूस किया तभी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो प्रॉफिट आप क्यों रखोगे? वो मजदूरों को रखना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए सब में इक्वली। लेकिन वो एक बंदा एक्यूमुलेट करके रख रहा है अपने पास और वो सारी दुनिया के मज़े ले रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? सुबह 8 बजे जा रहे हो, शाम को 8 बजे आ रहे हो, घर पे खाना भी है या नहीं, आपके बच्चों की एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पा रही, आप कौन सी कंडीशन में रहते हो? आज के टाइम पे भी देख लो, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं क्या कैसी कंडीशंस हैं उनकी। 10 या 12 हज़ार रुपये दिहाड़ी लगाने चाहते हैं, और जिसकी फैक्ट्री है वो BMW में घूमता है। मैं यहाँ पे कोई क्लास डिवाइड करने का ट्राई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि मार्क्स क्या कहता है। मार्क्स ये कहता है कि जो रिचर्स हैं, तो मतलब जो अमीर है वो उनको अमीर करेगा, जो गरीब है उनको गरीब करेगा। हाँ, ये भी मार्क्स कहता है। तो गांधी कहीं ना कहीं कॉन्सिलेटर थे इसके बीच में। वो नहीं चाहते थे कि ज़मींदारों के ऊपर ऐसी कोई आँच आए, वो ये भी नहीं चाहते थे कि ज़मींदार पीजेंट को अप्रेस करें, बस चाहते थे कि क्लास में कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ मिडल पाथ ढूंढना पड़ेगा। वर्कर्स के लिए इन्होंने ढूंढा गांधी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। कल करते बाकी।